हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू डू बैंक रिकंसिलिएशन इन टैली प्राइम। तो एज एन अकाउंटेंट बैंक रिकंसिलिएशन करना जो है डे टू डे एक्टिविटी है, तो उसको अकाउंट्स में कोई भी पर्सन अवॉइड नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज है, वो रोज के रोज हमारा बैंक बैलेंस और हमारा बुक का बैलेंस है वो कहाँ पे मिस ना हो जाए, कहाँ पे अगर हमने डिपॉजिट किया कौन सा चेक या अगर वो रिटर्न होता है तो पता होना चाहिए। अगर कौन सा अमाउंट है डायरेक्टली डेबिट हो गया है हमारे अकाउंट से तो हमें पता होना चाहिए। तो सभी जो है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन books and what is the gap between a बैंक स्टेटमेंट, बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट में जो भी डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो है बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। तो आपने एज अ स्टूडेंट जब कॉलेज में सीखा रहेगा कि कैसे करते हैं, कि फाइंड कैसे करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन है, तो उसमें होता है कि गैप या इंट्रीज जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि कौन से जो एंट्री है वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है और हमारे बैंक बुक्स में है, और दूसरा है कि कौन सा एंट्री है बैंक स्टेटमेंट में है मगर हमारे बुक्स में नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का है, और जो भी डिफरेंस है बिटवीन बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट वो आइडेंटिफाई करना का पर्पज यही होता है, क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन करना। तो चलो हम चलते हैं कि हमारे टैली में और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हाउ कैन वी डू द बैंक रिकंसिलिएशन। करेक्ट। तो बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए आपके पास होना चाहिए दो चीजें यानी आपके पास होना चाहिए आपका बैंक के सभी जो एंट्री जो है डे टू डे एक्टिविटीज में इन अ मंथ वो पूरा होना चाहिए। मीन्स 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी आपने बैंक के ट्रांजेक्शन किए वो सभी आपके बैंक के बुक्स में एंट्री किया, मीन्स आपके टैली में एंट्री होना चाहिए। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि आपके पास जो ये बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आपको कैसा मिलेगा? तो ऑब्वियसली कि अपना जो बिजनेस होता है तो उनका करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट है बैंक में होता है। तो बैंक में होता है तो ऑब्वियसली आपको बैंक स्टेटमेंट हो बैंक से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट करने के बाद वो क्या कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। और आज तो जमाना है डिजिटल का, बैंक में जाके रिक्वेस्ट करने के लिए टाइम क्यों वेस्ट करें। तो लॉग इन करो फटाफट अपने बैंक में और डाउनलोड करो बैंक स्टेटमेंट। करेक्ट। तो डिजिटल जमाना है तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं, लॉग इन आई डी पासवर्ड करके यू कैन डाउनलोड फ्रॉम बैंक के पोर्टल से। ठीक है, बैंक के पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको बैंक के सभी एंट्री है वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं कि पहले बैंक रिकंसिलिएशन करते समय आपको जाना पड़ेगा बैंक। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, बैंक के बुक में। अगर बैंक के बुक में जाने का है तो यहाँ पे मैं आपको कर लेता हूँ DAL, और हमारा जो बैंक का लेजर है तो मैं ओपन कर लेता हूँ SBI बैंक करंट अकाउंट नंबर 1234। करेक्ट। जो 1234 है तो उसको हम देखेंगे कि मंथली। दोस्तों जो बैंक स्टेटमेंट है मे भी बहुत लोगों को क्वेश्चन आए रहेंगे कि हम मंथली करना चाहिए या 8 दिन के बाद करना चाहिए या रोज करना चाहिए या आफ्टर ईयर होने के बाद करना चाहिए। करेक्ट। तो उसका जो आंसर है मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो देने वाला हूँ। तो आपके बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट अपने बैंक रिकंसिलिएशन कैसा करना चाहिए, तो ये जो वीडियो है आप अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पे दोस्तों हम करने वाले हैं कि अप्रैल मंथ का बैंक स्टेटमेंट का बैंक रिकंसिलिएशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैंक की जो एंट्री है वो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है। तो यहाँ पे कि बैंक स्टेटमेंट हमारा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट 1234, और ये जो पीरियड है यहाँ पे कि 1 अप्रैल से लेके
30 अप्रैल। और यहाँ पे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, क्योंकि हमने नया कंपनी ओपन किया है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आज नया बिजनेस है। और यहाँ पे डेबिट साइड को एंट्री है, कुछ क्रेडिट साइड को एंट्री है, और हमारा अप्रैल मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है 61,164 रुपीज, करेक्ट। इतना जो है आपके बैंक के बुक्स में बैलेंस है। तो आपको जाके देखने का है कि आपके बैंक में बुक में इतना बैलेंस है, तो बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ बैंक स्टेटमेंट। ये जो है हमारा कि SBI बैंक लिमिटेड का हमारा बैंक स्टेटमेंट, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है उसको, हम यहाँ पे मैं SBI कर लेता हूँ। और यहाँ पे कि अकाउंट नंबर 1234। और बैंक स्टेटमेंट में होता है कि नॉर्मल चीजें कि आपका होता है कि डेट पर्टिकुलर्स होता है कि जो भी किसी को हमने चेक इशू किया है या डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है उसका डिटेल होता है। यहाँ पे होता है कि बाद में चेक नंबर, रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है, ऑब्वियसली हमने नया बिजनेस शुरू किया था, ओपनिंग बैलेंस 0 है। और क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 38,504 रुपीज, 38,504 रुपीज यहाँ पे दिख रहा है हमारा, कहाँ पे, बैंक के स्टेटमेंट में, ठीक है। बैंक के स्टेटमेंट में अमाउंट दिख रहा है। और मगर हमारे जो टैली में कितना दिख रहा है, टैली में दिख रहा है 61,000, ऑलमोस्ट 37,000 का कुछ अमाउंट और अमाउंट है यहाँ पे, डिफरेंस है। तो हमें जानना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है, करेक्ट। अगर डिफरेंस जानने का है तो आपको 1 बाय 1 रिकंसिलेशन करने का है। रिकंसिलेशन करने के लिए आपको सिंपल स्टेप है कि बहुत ही इजी एंड आसान है कि मैनुअल, पहले जो है बैंक रिकंसिलेशन मैनुअल करते थे कि बैंक का स्टेटमेंट निकालो, हमारा प्रिंट आउट निकालो, उसको टिक आउट करो, कौन सा एंट्री है कौन सा एंट्री नहीं है। तो अभी डिजिटल होने के लिए यहाँ पे टैली में बहुत सालों से जो फीचर्स है यहाँ पे दिए हैं, तो वो जो फीचर्स हम क्या करने वाले, इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों इसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए आपको जो है यहाँ पे आपको रिकंसाइल करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, बैंक स्टेटमेंट क्या है कि रिकंसाइल यहाँ पे ऑप्शन है, वहां पे आपको करना पड़ेगा क्लिक करके। यहाँ पे आपको क्या करने का, क्लिक। फर्स्ट स्टेप है आपको ओपन करने का है बैंक स्टेटमेंट, जो भी महीने में का आपको क्या करने का है, रिकंसिलिएशन करने का है। वो बैंक में जाके आपको उस महीने में आपको क्या करने का, ओपन करने का है। और उस महीने में जाके आप रिकंसिलिएशन करके कि अल्ट आर, करेक्ट, अल्ट आर प्रेस करेंगे तो आपको ये जो विंडो है रिकंसिलिएशन का, ये आपको सामने यहाँ पे दिखेंगे। रिकंसिलिएशन कौन से पीरियड का, 1 अप्रैल टू 31 अप्रैल, SBI अकाउंट नंबर 123। तो यहाँ पे जो है आपको मैं 1 बाय 1 बता दूं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे तो फर्स्ट होता है कि आपका डेट होता है कि जो डेट को आपने एंट्रीज की है, टैली में जो डेट को आपने एंट्री की है वो डेट यहाँ पे दिखती है। दूसरे के पर्टिकुलर आपने कौन से पार्टी को कितना अमाउंट है वो दिया था, लिया था, कैश विड्रॉल किया है, कैश डिपॉजिट किया है, वो सभी ट्रांजेक्शन के नाम यहाँ पे आते हैं। दूसरा आता है कि कौन से टाइप ऑफ वाउचर में आपने एंट्री किया था, रिसीट एंट्री था, पेमेंट था, बैंक पेमेंट, कॉन्ट्रा एंट्री, ये सब चीजें यहाँ पे दिखता है। दूसरा और एक एडिशन यहाँ पे दिखता है कि टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, RTGS से NEFT चेक जो है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो आपको सभी को पता ही है इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी बैंक का चेक नंबर, करेक्ट। तो जब भी हम टैली में एंट्री करते हैं वहां पे ट्रांजेक्शन टाइप में हमें क्या करना पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी बैंक के चेक नंबर यहाँ पे देता है। दूसरा होता है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट, जो भी चेक का डेट होता है यहाँ पे देते हैं, अदरवाइज ट्रांजेक्शन का डेट है यहाँ पे हम एंटर करते हैं, करेक्ट। और उसके बाद में होता है कि यहाँ पे हमें देना पड़ता है बैंक डेट। बैंक डेट है तो ये जो काम है पूरा हमें करने का है बैंक स्टेटमेंट का, करेक्ट। तो बैंक डेट यानी क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, वो ट्रांजेक्शन बैंक के स्टेटमेंट में कौन से डेट को आया है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है रहने दो, तो कौन से डेट को आया है ना, वो डेट यहाँ पे सिर्फ एंटर करने पड़ते हैं।
उसके बाद में एक अमाउंट है यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पे क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस एज पर द बैंक। करेक्ट, यहाँ पे तो एज पर द बैंक है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक की डेट नहीं एंटर की। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक की डेट एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे स्लोली यहाँ पे कम ज्यादा होके एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा बैंक का स्टेटमेंट का बैंक रिकन्सिलिएशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ये जो बैंक का बैंक बैलेंस है, ये यहाँ का बैंक बैलेंस और आपके बैंक के स्टेटमेंट के ऊपर, यानी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे मैच होना चाहिए। ये अमाउंट 38,504 रुपीज, और यही अमाउंट आपके ये जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे जब आएगा उस समय आपका जो बैंक रिकंसिलिएशन है वो करेक्टली कंप्लीट हो गया है। करेक्ट, तो उसके लिए आपको क्या करने का, आपको करने का यहाँ पे बैंक डेट है यहाँ पे एंटर करने का 1 by 1। करेक्ट, यहाँ पे 1 by 1 है, बैंक के डेट से यहाँ पे अपडेट करने का। तो मैं शुरू कर लेता हूँ कि उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि बैंक का स्टेटमेंट। तो बैंक के स्टेटमेंट में यहाँ पे कि 1 अप्रैल को यहाँ पे कुछ नंबर आया है, मगर यहाँ पे क्या है कि अमाउंट दिख रहा है। करेक्ट, बहुत बार होता है कि वहाँ पे कभी कभी डेबिट तो हो जाता है मगर वहाँ पे नेम नहीं आता है, कुछ नंबर वगैरह होता है या कुछ उनके कोडिंग वगैरह दिया जाता है। तो उसके लिए फिर हम कैसे आइडेंटिफाई होऊंगा कि यार कैसे कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैसे करेंगे। तो वो सोर्स होता है कि चेक नंबर, और उसके बाद में होता है कि आपका डेबिट या क्रेडिट अमाउंट है, उस बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया था, इसलिए चेक नंबर नहीं है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अमाउंट के बेसिस पे। 2 लाख का रिसीट अमाउंट है, तो 2 लाख का रिसीट अमाउंट है 1 तारीख को। ऑब्वियसली यहाँ पे है कि सेम अमाउंट है, यहाँ पे 2 लाख का जो है कैपिटल एडिशन हुआ है उसका रिसीट है, रिसीट एंट्री थी, और यहाँ पे अमाउंट है वो मैच हो रही है। तो 1 तारीख है, सेम डेट है और सेम अमाउंट है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि सेम अमाउंट है, क्योंकि पूरे महीने में वो अमाउंट सेम अमाउंट नहीं है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है 2 लाख की हो गई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं 1 तारीख। 1 तारीख क्यों यहाँ पे एंटर करने की, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 तारीख को यहाँ पे बैंक का डेट है 1 तारीख है, तो हमें यहाँ पे क्या करने का है, 1 तारीख ही एंटर करने का, 1 अप्रैल। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 1 अप्रैल। 1 अप्रैल करने के बाद आपको करने का एंटर करेंगे तो वो जो डेट है वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको दूसरा ट्रांजेक्शन का डेट देने का है। तो ये होने के बाद आपको एक 50,000 यहाँ का 50,000 है वो बैंक स्टेटमेंट में ढूंढने का, पहले आपको जाने का वापस कहाँ पे, बैंक स्टेटमेंट में जाने का। तो दूसरा एंट्री वो देखेंगे कि ये जो एंट्री दूसरा वाला, ये एंट्री क्या है कि 6 तारीख को श्री गणेश फर्नीचर नाम है और पेमेंट क्या है 50,000 रुपीज का। 50,000 श्री गणेश एंटरप्राइजेस उसको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे श्री गणेश एंटरप्राइजेस, यस दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि श्री गणेश एंटरप्राइजेस अमाउंट है, और यहाँ पे अमाउंट जो है जो यहाँ पे पेमेंट किया हमने, इनको पेमेंट है यहाँ पे दिख रहा है हमारा पेमेंट वाउचर में, और क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपीज। करेक्ट, तो यहाँ पे हम देंगे कि डेट क्या था यहाँ का, वो देखेंगे वापस डेट था यहाँ पे 6 अप्रैल। ये जो डेट है ये डेट आपको क्या करने की, आपके रिकंसलेशन के टैली में आपको क्या करने का, एंटर करने का 6 अप्रैल। करेक्ट, 6 अप्रैल आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 अप्रैल। तो आपको क्या है कि पूरा डेट एंटर करने की कभी कभी जरूरत नहीं होती, आपने डे एंड मंथ वो एंटर किया तो भी चलता है, और आप अगर सिर्फ डेट है वो एंटर किया तो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आपको अगर मंथली कर रहेंगे तो सिर्फ आप एंटर करेंगे डे 6, तो भी आगे का वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो रिकंसलेशन आप कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक मंथ का रिकंसलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो मंथ वो ऑटोमेटिकली लेगा। तो ये हो गई दूसरी एंट्री। बाद में हमें जाने का वापस तीसरी एंट्री, यहाँ पे क्या है कि कैश डिपॉजिट किया हमने 14 अप्रैल को 500 रुपीज, कैश डिपॉजिट 514 रुपीज,
तो यहाँ पे आपको जाने का है 500 का एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर नीचे में आप एरो की यूज करके यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 अप्रैल को क्या ये जो एक ही यहाँ पे जो डेट है कैश विड्रॉल करते तो क्या है कि सेम डेट वहां पे आ जाता है कि जो हमारे बैंक डेट में वही आता है कि डेट कब चेंज हो जाती है, जब आप चेक इशू करेंगे तो प्रेजेंट होने के लिए या डिपॉजिट होने के लिए उन्होंने टाइम लगा दिया, तो वहां पे चेक जब फिजिकल डिपॉजिट करेंगे तो क्लियरिंग होने के लिए 3-4 दिन का टाइम लेता है या 2-3 दिन का वहां पे गैप होने के चांसेस होते हैं। मगर कैश विड्रॉल करेंगे डेबिट होगा या कैश डिपॉजिट करेंगे तो सेम डेट को आता है। तो यहाँ पे भी सेम डेट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूंगा 14 अप्रैल करेक्ट है। 500 रुपीज यहाँ पे जो है हो गई। उसके बाद में उसके एंट्री यहाँ पे कि एबीसी एंटरप्राइजेस से 15 अप्रैल को 1120 रुपीज 1120 रुपीज कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही 1120 रुपीज है। और यहाँ पे हमने क्या किया है चेक इशू किया है और यहाँ पे नाम तो है ही बराबर, मगर नाम भी कभी कभी होता है कि एक ही नाम के दो पार्टी को हमने पेमेंट किया है, अमाउंट भी सेम है 10-10 हजार रुपए अगर हमने आउट ऑफ पेमेंट किया रहेगा तो उस बेसिस पे आपको क्या करना है कि दो पेमेंट रहेंगे तो आपको चेक के बेसिस पे आपको करने का कौन सा चेक यहाँ पे एंट्री होगा। तो यहाँ पे चेक जो नंबर है 654987 है, तो यहाँ पे भी देखेंगे वो सेम नंबर है क्या नहीं, यहाँ पे भी 654987 है 1170 ये अमाउंट है यहाँ पे। तो अगर ये अमाउंट है यहाँ पे कंफर्म है कि 15 अप्रैल जो डेट है यहाँ पे हम क्या करेंगे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करेंगे 15 अप्रैल। हमने 13 तारीख को एंट्री की थी मनी चेक जो डेट था 13 अप्रैल था, मगर जो क्लियर हो गया बैंक में डेबिट हो गए वो 15 अप्रैल को हो गए। उसके बाद में देखेंगे कि दूसरा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि कैश विड्रॉल किया है 40,000 कैश विड्रॉल किया है। उसका जो चेक नंबर है 326958 और 15 तारीख की इसमें 40,000 रुपीज 15 तारीख को विड्रॉल किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 40,000 जो है विड्रॉल किया है यहाँ पे एंट्री 15 तारीख को। तो यहाँ पे 15 तारीख में एंटर करता हूँ तो ये हो गई एक एंट्री। उसके बाद में वापस जाएंगे हम 16 तारीख को 50,000 रुपये डेबिट हो गया है यहाँ पे बैंक को, एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर आया है यहाँ पे। तो एक्सिस बैंक में हमने ट्रांसफर की अमाउंट करेक्ट पेमेंट किया है एक्सिस बैंक में 50,000 रुपये 16 तारीख है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे सेम डेट है कि 16 तारीख को जो है एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किया है और यहाँ पे चेक नंबर है वो भी है और 50,000 यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अमाउंट यहाँ पे मैच हो रहा है, बैंक मैच हो रही है और डेट भी मैच हो रही है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा और उसके बाद में कंफर्म होने के बाद ही यही ट्रांजेक्शन है आपको तो आप क्या कर ले सकते हैं यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये कंफर्म होने के बाद हम जाएंगे आगे के ट्रांजेक्शन के ऊपर। आगे आपको जाने का है कि कांगारो लिमिटेड को हमने पेमेंट किया 11,200 16 तारीख को हमने पेमेंट किया 11,200 रुपए, ठीक है 11,200 रुपए का पेमेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 11,200 यहाँ पे ठीक है 3 तारीख को पेमेंट किया था मगर बैंक में वो जो आया है कितनी तारीख को 16 तारीख को करेक्ट 16 तारीख को आया है। तो 16 तारीख हम क्या करेंगे एंटर करेंगे यहाँ पे 16 अप्रैल करेंगे 11,200 यहाँ पे कि कांगारो लिमिटेड नाम भी है कांगारो लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया है कि एंटर कर दिया है। ये होने के बाद दूसरा आता है कि हमें ये आता है कि कांगारो लिमिट हो गया कि इंटरेस्ट ऑन बैंक 500 रुपीज डेबिट हो गया है 17 तारीख को। तो वो देखेंगे 17 तारीख को 500 रुपीज डेबिट है यहाँ पे डेबिट भी हो गए। तो यहाँ पे 17 तारीख हम एंटर करेंगे। तो ये होने के बाद में कि यहाँ पे श्री गणेश फर्नीचर को हमने पेमेंट किया 10,000 रुपीज 21 अप्रैल को जो है 10,000 रुपीज श्री गणेश एंटरप्राइजेस को हमने दिए सॉरी।
तो यहाँ पे कि 21 तारीख मैं एंटर करूंगा। उसके बाद में कि यहाँ पे जो बाद में एक एंट्री यहाँ पे कि एयरटेल लिमिटेड को पेमेंट किया है 1416 30 तारीख को, एयरटेल लिमिटेड 1416। तो 1416 जो है यहाँ पे दिख रहे हैं 21 तारीख, तो 21 तारीख ऐड किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे 21 तारीख ऐड करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। मगर यहाँ पे जो आ रहा है कि बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट, यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट डेट 31 तारीख को हो गया है और बैंक डेट 21 तारीख को हो गया है। तो हम क्या करेंगे उसको कि 30 तारीख, यस देखो यहाँ पे जो 30 तारीख है, मगर मैं गलती से यहाँ पे क्या कर रहा था कि एंटर कर रहा था 21 तारीख। तो यहाँ पे एरर दे रहा है कि बैंक के डेट के पहले का डेट नहीं होना चाहिए टेक्निकली। अगर यहाँ पे हम एंटर भी करते कुछ तो ऐसा पकड़ा जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं करूंगा कि एंटर 30 तारीख 30 अप्रैल, करेक्ट। तो ऐसा जो है स्मार्टली काम करता है हमारा टैली। तो अगर ह्यूमन एरर भी हो गई तो यहाँ पे एरर होने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा रिकंसलेशन है वो हमने क्या किया है कि सभी जो एंट्री है, ये जो सभी एंट्री क्या है कि उसका डेट है हमने वहां पे एंटर किया है, अमाउंट जो है वो एंटर करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस था 38,504, वो सभी एंट्री को हमने 1 बाय 1 एंट्री किया है। तो 1 बाय 1 एंट्री होने के बाद जो है कि हमारा एम क्या था कि ये जो अमाउंट है वो टैली होना ज्यादा जरूरी है, बराबर। तो हम चेक करेंगे कि एंट्री होने के बाद ये 38,504 है वो टैली हुआ है या नहीं। तो मैं चलता हूँ हमारे टैली प्राइम में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एंट्री हमने एंटर करने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे क्या होता है कि एंटर होता है यहाँ पे 38,504 और सेम अमाउंट यहाँ पे दिख रही कि 38,504 रुपीज, करेक्ट। तो अगर ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया है तो इसका मतलब है आपने ये जो भी डेट एंटर किया है वो करेक्ट है और आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए क्या करने का आपको आपको करने का ऐसा एंटर करेक्ट, एंटर करके आपको उसके बाद में आएंगे एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं। हम करते हैं वाई प्रेस। तो ये प्रेस होने के बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन आपका सेव होने के बाद यहाँ पे आता है क्या आता है कि बैंक की ट्रांजेक्शन सब दिखाई दे रही। तो बैंक का ट्रांजेक्शन दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पे क्या है कि भाई हम चेक कर सकते हैं वापस हमारा बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए आप बराबर है कि नहीं आपको करना पड़ेगा वापस अल्टर यहाँ पे एंटर करेंगे। अल्टर एंटर करने के बाद वापस आप चेक कर सकते हैं कि जो जो रिकंसोलेशन नहीं हुई, जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका जो एंट्री बैंक में नहीं आया था, करेक्ट। तभी क्या है कि मे बी वो क्या है कि हमने चेक इश्यू किए, ये सभी चेक है ना, हमने इश्यू किए मगर उनका क्या है कि बैंक में आया नहीं, तो चेक क्लियर नहीं हो गए, इसके लिए वो पेंडिंग है। इसीलिए तो अप्रैल में उनको बैंक से डेबिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है हमारे जो है कि ये जो है टैली हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ऐसा आपको जो एक एंटर कर सकते हैं। तो एंटर करने के बाद आपको अगर देखने का है कि हमने जो ऑलरेडी जो रिकंसिलिएशन की डेट है वो ट्रांजेक्शन देखने के, तो क्या करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको जाने का कि F12 करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको शो नैरेशन चाहिए तो नैरेशन दे सकते हैं कि अलाउ बैकडेटेड एंट्री। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो ऐसा एंट्री किया तो आपको सभी जो डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई देती है और मोर डिटेल, करेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं आपके बैंक का रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर प्रेस करके सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को हिट करो ताकि आने वाले ऐसे वैल्यूएबल वीडियो है आपको मिलते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।